हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म बिफोर पेशी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी मस्त वाली बिल्कुल केबीसी फॉर्मेट में क्विज चल रही है, जो कि ऊपर दिए गए इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आपके जो और भी फ्यूचर में एग्जाम आने वाला है, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, साथ ही साथ जो टीचर के लिए सक्षमता परीक्षा होने वाली है, उसमें भी आपका अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें एकेडमी लेवल से लेकर के आपके हायर लेवल तक के हर लेवल के आपके डायनेमिक सवाल इसमें मिक्स किए गए हैं और हर विषय के सवाल हैं। तो हमेशा की तरह आप बिल्कुल तन्मयता के साथ, बिल्कुल एक इंजॉयफुल माहौल के साथ इसको आप ट्राई करेंगे, क्विज करेंगे, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को प्रमोट करने का काम करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। और पर्यावरण का तो हमेशा की तरह ध्यान रखना ही है दोस्तों, खुद पे भी ध्यान रखें और इस एग्ज़ाम के सीजन में अपना अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं, और आपका पहला सवाल है, बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल से आपका सवाल को शुरू करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी जो उष्मा बोल रहा है, उष्मा जो गर्मी होती है, तो बोल रहा है कि गर्मी के प्रवाह की दिशा या उष्मा के प्रवाह की दिशा कौन सी है, किस दिशा में उष्मा प्रवाहित होती है। हॉटर टू कूलर, कूलर यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। कूलर टू हॉटर, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। तीसरा आपका स्टेबल विद वन टेम्परेचर, यानी ये कहीं नहीं जाएगा, बस अपने टेम्परेचर पे दोनों के दोनों स्टेबल रहेंगे। और चौथा है हीट नेवर फ्लो आउटसाइड, यानी कभी भी उष्मा जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रवाहित नहीं होती। इन चारों में से वो कौन सा सही ऑप्शन है जो ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ हीट किस दिशा में होगी, यानी उष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा, गर्म से ठंडे की ओर, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, और या फिर दोनों वस्तु अपने अपने तापमान पे बने रहेंगे। और चौथा बोल रहा है कि कभी भी उष्मा जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म या फ्लो नहीं होती। चलिए, समय समाप्त हुआ दोस्तों, और बिल्कुल एंजॉयफुल करते हुए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और आपका सही जवाब होगा यह आपका हॉटर टू कूलर, यानी जो आपका उष्मा है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। और कब तक प्रवाहित होगी दोस्तों, तो बोलता है कि हीट इक्विलिब्रियम का एक सिद्धांत है, जिसमें यह बोला जाता है कि ये उष्मा तब तक प्रवाहित होगी जब तक दोनों वस्तु का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक लेवल पे ना आ जाए। यानी मान के चलो कि एक 100 डिग्री पे गर्म पानी है और एक 0 डिग्री का पानी है, अगर दोनों को आपस में करोगे तो 100 डिग्री वाले से जो उष्मा है वो 0 डिग्री वाले की तरफ जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। यानी जब दोनों 50 पे आ जाएंगे तो अब उष्मा का प्रवाह किसी भी तरफ नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर एक हो गया। तो याद रखिएगा, हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर। आसान सवाल था, बट कभी कभी इस तरह के सवाल भी आपको फंसा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल है, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलता चलूं कि ये आपका एपिसोड नंबर 20 है, यानी 14 से 20 वाले का विनर आज अनाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो हीट ऑफ सन रीच टू अर्थ बाय, बोलता है कि सूरज से उष्मा मिलती है धरती को। तो बोलता है सूरज की जो उष्मा है पृथ्वी तक किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा पहुंचती है, ये आपको बताना है। हीट ऑफ सन रीच टू अर्थ बाय, सौर ऊर्जा या सौर उष्मा जो है, सूरज की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है। कंडक्शन, जिसको आप बोलते हो चालन। थ्रो एयर, यानी हवा के द्वारा। कन्वेक्शन यानी संवहन। और रेडिएशन यानी विकिरण। आपको बताना है कि सूरज की उष्मा, सूरज की गर्मी पृथ्वी तक किस विधि, किस माध्यम से पहुंचती है। कंडक्शन यानी चालन। थ्रो एयर यानी हवा के द्वारा। कन्वेक्शन यानी संवहन। और रेडिएशन यानी आपका विकिरण। ये सारे के सारे सवाल जो आप दोनों किए हैं, ये लगभग आपके क्लास 7 में ही आपको करना होता है, और बहुत ही अच्छे सवाल है, खासतौर पे ये वाला जो है। ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है आपको चीज़ों को, गर्मी को ट्रांसफॉर्म होने का। तो आप जल्दी से आप अपने जवाब देंगे कि सूरज की उष्मा किस विधि के द्वारा धरती तक पहुंचेगी। चलिए, समय को समाप्त कर रहा हूं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सेशन को करते जाएंगे, लाइक शेयर भी करते जाएंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देते जाएंगे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका रेडिएशन। रेडिएशन जो होगा, जिसको विकिरण भी बोलते हैं, तो ये जो रेडिएशन है, यही आपका वो विधि है जिसके द्वारा सूरज की उष्मा धरती तक पहुंचती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये दोनों के लिए माध्यम का होना जरूरी है, यानी ये दोनों तभी आपके पास पहुंचेंगे
या इन दोनों के माध्यम से तभी ऊष्मा जाएगी जब बीच में कोई माध्यम वर्क करे, ठीक है। लेकिन रेडिएशन जो विकिरण है बोलता है कि इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, बिना माध्यम के भी ये आपका ट्रैवल करता है। और चूंकि सूरज की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो धरती से 1000 किलोमीटर के बाद कोई भी माध्यम आपको देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पर रेडिएशन जो विधि है ये आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका क्लास 7 का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ए कोल्ड ब्रीज फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड ड्यूरिंग डे इज कॉल्ड। बोलता है दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दिन के समय समुद्र से स्थल यानी जमीन की ओर आने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है। अ कोल्ड ब्रीज फ्रॉम द सी टुवर्ड लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है सी ब्रिज यानी समुद्री समीर, लैंड ब्रिज यानी स्थल समीर, हीट ब्रिज उष्मा समीर, कोल्ड ब्रिज ठंडी समीर। आपको सही जवाब देना दोस्तों कि दिन के समय कोल्ड ब्रिज ठंडी हवा है, किधर से किधर चल रही है, सी टुवर्ड लैंड यानी समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो आपको बताना है कि जो वैसी हवा जो दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है उसको क्या नाम दिया गया है। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, हीट ब्रिज, कोल्ड ब्रिज। समुद्री समीर, स्थल समीर, उष्मा समीर या आपकी उष्मीय समीर, और कोल्ड ब्रिज यानी ठंडी समीर। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे और सेशन को शेयर करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद आपके लेवल के क्वेश्चंस को लाना पड़ता है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका सी ब्रिज यानी समुद्री समीर। दिन के समय आपको पता होगा एक फेनोमेना आप याद रखिएगा कि जमीन जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जो समुद्र है या पानी है वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। तो जब दिन में सूरज की गर्मी पड़ेगी पृथ्वी पे, तो स्थल वाला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाएगा, जिससे वहाँ की हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वो जगह खाली हो जाता है। इसी जगह को भरने के लिए समुद्री क्षेत्र से या जलीय क्षेत्र से ठंडी हवा जो है पानी से जमीन की ओर चलती है और इसी को बोलते हैं सी ब्रिज। तो याद रखिएगा। और रात में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, रात में चूंकि जमीन जल्दी गर्म हुआ था जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो रात में जल्दी ठंडा होने के कारण इसका जो हवा है बिल्कुल पास आ जाएगा, जबकि समुद्र देर से गर्म हुआ, देर से ठंडा होगा, तो इसकी हवा अभी भी गर्म है। तो रात में जो है हवा उल्टा चलेगी, रात में हवा चलेगी जमीन से समुद्र की ओर और उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज, जबकि दिन में आपका चलता है सी ब्रिज। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ये फंसा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेशन को शेयर करते जाएंगे। चलिए 3500 के सांकेतिक रूप के लिए आपका सवाल, इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय। तो बोल रहा है कि इसमें से वो कौन सी पुस्तक है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। आपको इनकी पुस्तक का नाम बताना है। राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भी बोलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। आपके ऑप्शन है संवाद कौमुदी, नीतिसार, गोदान या गीतांजलि। इन चारों में से वो कौन सी पुस्तक है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। संवाद कौमुदी, नीतिसार, गोदान या गीतांजलि। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। राजा राम मोहन राय बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, खास तौर पे आपके 18वीं और 19वीं शताब्दी को स्पेशली। चलिए समय समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जिसकी रचना राजा राम मोहन राय ने की थी, और इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे जो है अखबारों का प्रकाशन भी किया है, जिसमें मिरातुल अखबार वगैरह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा के अंत में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था, और इन्होंने एक आपका जो है बुक और एक कॉलेज भी स्थापित किया था, एक सोसाइटी भी स्थापित किया था जिसको बोलते हैं वेदांत सोसाइटी। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके 5000 के सांकेतिक रूप के लिए आपका सवाल है, और ये सवाल प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से करेंगे। ओजोन गैस, ध्यान से सुनेंगे। ओजोन गैस इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको ये तो पता है कि ओजोन गैस जो है हमें सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन कभी कहीं कहीं पे आपका, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि जहर जो होता है
जहर, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप दे दो तो मर जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सांप या इस तरह का कुछ जहर चढ़ता है तो उसके एंटीडोट्स के रूप में भी हम लोग जहर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर ओजोन की बात हो रहा है कि वायुमंडल की एक परत में ये ओजोन बहुत ज़रूरी है ताकि सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें को ये खींच ले और हमें कैंसर होने से बचाए। लेकिन अगर ये दूसरे वाले परत में मिल जाए तो ये वहाँ पर प्रदूषण का काम करता है, प्रदूषक का काम करता है, उस परत को ये ज़्यादा हीट करने का काम करेगा। तो आपको बताना है कि वो कौन सी परत है वायुमंडल की जहाँ ओजोन गैस प्रदूषक के रूप में काम करेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, थर्मोस्फेयर उष्णमंडल और लिथोस्फेयर स्थल मंडल। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे कि वह कौन सी परत है जिसमें आपका ओजोन जो है ये प्रदूषण के रूप में, प्रदूषक के रूप में काम करेगा। ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, थर्मोस्फेयर उष्णमंडल या आयन मंडल और लिथोस्फेयर आपका स्थल मंडल। जल्दी से आप इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ। चलते हैं आंसर की ओर। समय समाप्त हुआ दोस्तों और आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। ओजोन गैस क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में भी पाया जाता है, जिसके कारण आप देखोगे कि ये आपका उस परत को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता है क्षोभ मंडल को। जबकि अगर यही ओजोन गैस समताप मंडल में मिलता है तो ये हमारे लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि ये सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को खींच लेता है या वापस भेज देता है। तो यहाँ पर समताप मंडल में ये वरदान है क्योंकि फायदा कर रहा है, जबकि ये क्षोभ मंडल में हमारे लिए एक प्रदूषक का काम कर जाता है, प्रदूषण फैलाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखते जाएंगे। चलिए आपका हिंट वाला एक सवाल है, दिस स्टेट और यूटी। ध्यान से सुनेंगे, ये हिंट एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। तो पहला हिंट बोल रहा है कि दिस स्टेट या यूटी, यानी ये जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ये भारत का इंडियाज ड्राइएस्ट कोल्ड डिजर्ट, यानी यहाँ पर इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे शुष्क ठंडा मरुस्थल देखने को मिलेगा, शुष्क ठंडा मरुस्थल। दूसरा हिंट बोल रहा है कि इट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना, यानी ये जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो सीमा है वो चीन से लगती है। कुंफू नन एक संगठन है, कुंफू नन इज द मेन ट्रेंड वुमेन ग्रुप ऑफ स्टेट और यूटी। बोल रहा है कि कुंफू नन इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की महिलाओं का, खासतौर पर 26 साल से कम की महिलाओं का एक समूह है जो कुंफू यानी मार्शल आर्ट कराटे में वेल ट्रेंड होता है, जो कि प्रोटेक्शन, गांव के प्रोटेक्शन के लिए एक संगठन बनाया जाता है हर गांव में, जिसको बोलते हैं कुंफू नन। और ये एक महिलाओं का समूह होता है जो आपकी वेल ट्रेंड होती है। ये आपका तीसरा हिंट था। और चौथा हिंट है, इट इज़ इंडियाज ओनली प्लेस हैविंग 2 हम्प्ड कैमल। बोलता है ये भारत का इकलौता ऐसा स्थान है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर आपको ट्विन यानी 2 कुबड़ वाले आपके ऊँट देखने को मिल जाएंगे। तो 4 हिंट फिर से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही साथ जानकारी से भरपूर। पहला कि इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे शुष्क ठंडा मरुस्थल देखने को मिलेगा। दूसरा, इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। तीसरा, कुंफू नन एक संगठन है यहाँ पर महिलाओं का, जो कि कुंफू मार्शल आर्ट में ट्रेंड होती है। और चौथा कि ये भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पर ट्विन हम्प्ड कैमल यानी 2 कुबड़ वाले आपको ऊँट देखने को मिल जाएंगे। आपके ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे कि ये चारों के चारों हिंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मैच खाते हैं, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख। चलिए समय को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और आपका जो सही जवाब है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, अभी ये अलग से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा लेह लद्दाख का वो एरिया जो आपका सबसे शुष्क आपका ठंडा मरुस्थल है। इसके साथ इसकी सीमा जो है चीन से लगती है। कुंफू नन यहाँ का एक संगठन है जो कि महिलाओं का ग्रुप है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये इंडिया का इकलौता स्थान है जहाँ पर आपके ट्विन हम्प्ड यानी 2 कुबड़ वाले ऊँट मिल जाएंगे। इसके अलावा लद्दाख के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ जानना है। सबसे ऊंचाई पर बना हुआ आपका पुल जो है
यहीं पे है सड़क पुल। सबसे ऊंचा बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र भी आपका जो सियाचिन है वो इसी लद्दाख वाले क्षेत्र में है। फिर आपको इंडिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष दूरबीन जिसको आप बोल लो, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। खारे पानी की आपकी सबसे बड़ी जो सबसे ऊंची झील, ऊंचाई वाली जो झील है, खारे पानी की सबसे ऊंचाई वाली जो झील है आपका पैंगोंग सो लेक, जिसके किनारे आप देखोगे 3 इडियट की शूटिंग भी हुई थी, तो वो भी आपको इसी लद्दाख वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो LAC है, अक्साई चीन, जो चीन की इलीगल बाउंड्री है, वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि 3 इडियट में आमिर खान ने जिस सोनम वांगचुक, जो फुंगचुक बांगड़ू उसमें नाम था, एक्चुअली उनका नाम सोनम वांगचुक है, जो लगभग बहुत सारे इनक्रेडिबल इन्वेंशन करते रहते हैं, वो भी आपके यहीं के हैं। तो ये सारे की सारी खूबियाँ आपकी लद्दाख की, तो याद रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये धरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक योजना हमेशा की तरह, और इस बार योजना में है आपका PM मुद्रा लोन योजना। PM मुद्रा लोन योजना, आपको बताना है कि PM मुद्रा लोन योजना का मुख्य लक्ष्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके ऑप्शन है 10 लाख का लोन आपके माइक्रो और घरेलू उद्योगों के लिए, यानी सूक्ष्म और घरेलू उद्योग के लिए। 50,000 तक की राशि महिलाओं को या लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जो आपके बुजुर्ग हैं उनको धार्मिक यात्रा कराने के लिए आपका ये लोन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। या 6,000 का कैश सब्सिडी दिया जाएगा जन्म देने वाली माताओं को। तो आपको इजी है, मैंने ऑप्शन आपके काफ़ी इजी रखे हैं। PM मुद्रा लोन योजना, 10 लाख तक का लोन आपकी सूक्ष्म और घरेलू उद्योग के लिए। 50,000 तक की राशि आपकी लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बुजुर्गों के लिए जो आपके सीनियर सिटीजन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट धार्मिक यात्रा कराने के लिए ये आपका लोन दिया जाएगा। और 6,000 रुपये की राशि जन्म देने वाली या प्रसव वाली माताओं के लिए। जल्दी से जवाब देंगे, काफ़ी इजी सवाल है, ऑप्शन आपके काफ़ी इजी बना दिए गए हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वह आपका 10 लाख रुपीज़ लोन फॉर माइक्रो एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी वैसे उद्योग जो या तो बहुत छोटे लेवल के हैं या फिर आपके घरेलू हैं, उससे संबंधित है ये आपका PM मुद्रा लोन। बाकी आपके अलग अलग आपके योजनाओं से संबंधित है, तो उनको भी हम कभी कभी कर लेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशन ये है दोस्तों कि PM मुद्रा लोन में जो व्यक्ति लोन लेगा वो किसी भी तरह से बड़े उद्योगों से जुड़ा हुआ नहीं होगा। साथ ही साथ किसी तरह के सरकारी व्यवसाय, सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए, तो ये तभी आपको PM मुद्रा लोन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ट्रेन पे बात हो रही थी, पिछली बार हम लोगों ने किया था इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज गति की ट्रेन हम लोगों ने कर रखा है। इस बार आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंडिया लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या रूट ट्रेन, यानी भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी वो ट्रेन है जो भारत में सबसे लंबी दूरी की यात्रा तय करती है, उसका नाम बताना है। और आपके ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस। जल्दी से आप जवाब देंगे। विवेक एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, इन चारों में वो कौन सी रेल सेवा है जो भारत में सबसे लंबी दूरी की यात्रा तय करती है? विवेक, विभूति, ताज, सचखंड। चलिए जवाब देंगे, और समय को मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब करते जाएंगे, साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है आपका विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये आपका चलता है, असम में एक जगह है, एक स्टेशन है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ स्टेशन से ये चलता है और जाता है बिल्कुल दक्षिणतम छोर, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो आपका डिब्रूगढ़ स्टेशन है उसको ये जोड़ता है सीधे नीचे कन्याकुमारी तक। तो याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है भारत की। दुनिया की अगर पूछे तो वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, आपको पता है वो आपका है, लेकिन भारत की बात करें तो ये आपका सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस।
विभूति आपका ये तो हावड़ा से इलाहाबाद चलती है। ताज एक्सप्रेस ये दिल्ली से आपका आगरा, ताज की इनफैक्ट ये अभी ग्वालियर तक जाती है। और सचखंड ये आपका दिल्ली से आपके साउथ की ओर जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉट वाला सवाल आ गया दोस्तों, और हमेशा की तरह आपका जो अंग्रेजी सत्ता के समय जो भी कानून आए हैं उससे जुड़े हुए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को कर लेना है, क्योंकि ये सेक्शन आपके हर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आप चाहें तो अलग से भी कर लें। फिर बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है, किसके बारे में, चार्टर एक्ट 1813। बस इस भी देखते जाइएगा, क्योंकि हमेशा आपका 1813, 1833, 1853 ये जो 20-20 साल पे जो आया ये चार्टर एक्ट था। उसके बाद कौंसिल एक्ट आया, उसके पहले आपका पिट्स एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर गवर्निंग एक्ट आएगा। तो चार्टर एक्ट पिछले 3 सेशन से चल रहा है, 33-53 हो चुका है। आज की बार है 13 की। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया अंग्रेजों के समय, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पहला ही ऑप्शन है कि इट असर्ट प्रॉमिस टू 5 लाख फॉर एजुकेशन। बोल रहा है कि इस कानून के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत ने ये प्रॉमिस किया, ये घोषणा की कि हम हर वर्ष, प्रति वर्ष यहाँ की भारत में शिक्षा पे 5 लाख रुपए खर्च करेंगे प्रति वर्ष। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इट एंड द इंडियन आपके ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली एक्सेप्ट टी, ओपीएम एंड ट्रेड विद चाइना। बोल रहा है कि इस कानून ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार था, एक छत्र राज था भारत में व्यापार करने का, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन चाय, अफीम और चीन, इन तीनों के साथ या इन तीनों के व्यापार पे अभी भी उसकी मोनोपोली कंटिन्यू थी। यानी चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी जितनी भी चीज़ों की व्यापार है, कागज, सोरा, रंग, नील, इन सब में इनकी जो व्यापारिक एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया। तीसरा बोल रहा है कि असर्ट क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। बोल रहा है कि पहली बार इस कानून के माध्यम से पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था, जो ब्रिटिश क्षेत्र था, अंग्रेजी क्षेत्र था, उस पर बोला गया कि सम्राट की अधीनता होगी। सॉरी, गला थोड़ा फंसा हुआ है। इस कानून के माध्यम से यह बोला गया कि जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं जो अंग्रेजी कब्जे में हैं, ईस्ट इंडिया कब्जे में हैं, वो सभी के सभी ब्रिटेन के सम्राट के अधीन होंगे। यानी पहली बार कंपनी का जो क्षेत्र था भारत में, उसको ब्रिटेन के सम्राट का क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। और लास्ट बोल रहा है कि एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पीपल। यानी ये जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय जो प्रशासन था, जो आपके तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, उनको ये पावर दिया गया कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो जल्दी से फिर से मैं चारों को बता रहा हूँ। पहला आपका ऑप्शन है कि शिक्षा पे प्रति वर्ष 5 लाख रुपए खर्च करने का। फिर दूसरा है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार अभी भी मेंटेन रखा गया। फिर बोल रहा है कि आपकी जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसको सम्राट के अधीन कर दिया गया, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और इसका सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस कानून के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत ने ये तो बोला कि हम हर वर्ष शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं था दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट मिस्टेक है। ये अमाउंट था 1 लाख रुपया। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि हर साल कितने रुपए खर्च करने की बात थी, तो 1 लाख रुपये हर वर्ष 1813 में, यहाँ 13 होगा। 1813 में जो कानून आया था उसमें ये बोला गया था कि हम हर वर्ष शिक्षा पे आपका 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। बाकी ये सभी के सभी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार था, वो खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार जो है अगले 20 साल तक के लिए इनको छोड़ दिया गया था। और जो जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं वो सभी के सभी सम्राट के अधीन चले गए थे, ये भी सच है। पहली बार उन पर सम्राट का क्षेत्र के रूप में उसको परिभाषित किया गया, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारा चीज़ था कि कंपनी का जैसे डिविडेंड था, जो उनका लाभांश था, वो फिक्स कर दिया गया कि वो 10.5% ही कंपनी को मिलेगा कुल फायदे का। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
चलिए, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करते जाएंगे और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? बोरेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं सुहागा, तो सुहागा जो है इसका रासायनिक नाम बताना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके विट्रॉल और बोरेक्स, आपके चिली साल्ट पीटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला है, तो याद रखेंगे। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का केमिकल फार्मूला क्या है? Na2B4O7 इंटू 10H2O, ओ डबल हो गया है 10H2O, Zn2S5O4 इंटू 10H2O, K2S7O4 इंटू 10H2O और Na2S6O4 इंटू 10H2O। काफ़ी लंबा फॉर्मूला है, तो आपको बताना है बोरेक्स सुहागा का फॉर्मूला क्या है। Na2B4O7 इंटू 10H2O, Zn2S5O4 इंटू 10H2O, K2S7O4 इंटू 10H2O, Na2S6O4 इंटू 10H2O। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ऑप्शन ना बहुत ही इजी दे रखा है। अगर थोड़ा सा आप इस प्रश्न को देखें और उसके बाद अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएं तो आप तुक्का मार सकते हो और शायद आपका वो सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में हर सवाल आपको आते नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों में आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करना होता है। तो बोरेक्स, BOREX, बोरेक्स का यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन है, कौन सा फॉर्मूला है जो बोरेक्स का सही केमिकल सूत्र है, जल्दी से आप इसको बताएंगे। और मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, समय समाप्त हुआ और आपका जो ऑप्शन है वह आपका Na2B4O7। देखिए, चूंकि बोरेक्स था तो बोरेक्स में बोरॉन की मात्रा तो रहेगी ही रहेगी, और बोरॉन आप देखिए जिसका संकेत होता है B, तो B आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में था। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए किसी भी ऑप्शन में मैंने B नहीं रखा है। उसका रीज़न ये था कि मैं आपको बस याद करवाना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। और बोरेक्स का सही फॉर्मूला होगा Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो बोरॉन, बोरेक्स, और इसीलिए बी वाला जो आपका जिसमें बी है वही सही है। बाकी इन तीनों में कहीं आपको बी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल, फिर से एक नॉट वाला सवाल। आज नॉट वाला कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाई एडीज मॉस्किटो? एडीज एक मच्छर होता है दोस्तों, मादा एडीज, ठीक है, जो वाहक का काम करता है, जो खुद में बीमारी नहीं है लेकिन बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करेगा, यानी वेक्टर है वो। तो आपको बताना इसमें से वो कौन सी बीमारी इन चारों में जो एडीज मच्छर के कारण नहीं होता। ठीक है, यानी बाकी तीन तो एडीज से होते हैं, लेकिन वो एक आपका एडीज से नहीं होता। आपके ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया, येलो फीवर यानी पीला बुखार जिसको बोलते हो, और जीका। तो इन चारों में वो कौन सी बीमारी है, चिकनगुनिया, मलेरिया, येलो फीवर, जीका, जो आपका एडीज मच्छर से नहीं फैलता, मादा एडीज मॉस्किटो, जो आमतौर पे शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होता है। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे और समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है आपका एडीज मच्छर से नहीं फैलता, मलेरिया फैलता है मादा एनोफ्लीज से, एनोफ्लीज से फैलता है मलेरिया। बाकी जो आपके जितने भी ये देख रहे हो आप, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका, डेंगू, ये सब के सब किससे फैलते हैं दोस्तों? तो एडीज से। तो याद रखिएगा, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका, ये सब आपके एडीज मच्छर से हैं, जबकि मलेरिया जो है आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, लेंस या ग्लास के बारे में बात हो रही थी, तो पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा लेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके माइक्रोस्कोप में। आज आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ ग्लास और लेंस इज यूज्ड फॉर प्रेशो प्रिशवायोपिया, हाँ प्रिशवायोपिया है, थोड़ा सा टंग मिस्टेक कर रहा है, प्रिशवायोपिया इसको बोलते हैं। प्रिस्बायोपिया एक बीमारी है दोस्तों, मायोपिया, माइटोपिया, प्रिस्बायोपिया, ये आपका दृष्टि दोष है, देखने की प्रॉब्लम है। प्रिस्बायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को नज़दीक और दूर दोनों की चीज़ें आपकी नहीं दिखती है। ये आमतौर पर देखोगे जब कोई व्यक्ति
बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है तो उनको कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता, क्योंकि उनकी आँख में ना इस ढंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी फोकस लेंथ ही गड़बड़ा जाती है, उनके जो आँखों की लेंस है उसकी। तो आपको बताना कि ये जो प्रेस बायोपिया है, तो प्रेस बायोपिया के लिए किस लेंस का, इसको उपचार करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल होगा? बाइफोकल यानी द्विफोकस लेंस, कॉनकेव यानी अवतल लेंस, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, और प्लेन यानी समतल लेंस। ठीक है, तो आपको बताना है प्रेस बायोपिया जिसमें व्यक्ति को निकट और दूर दोनों में से कोई भी नहीं दिखता। जल्दी से आप अपनी जवाब देंगे। प्रेस बायोपिया जिसमें आपको, जो आमतौर पे बढ़ती उम्र के साथ ये चीज़ें होती है, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण इस्तेमाल होगा? जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। बाइफोकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और आपका सही जवाब होगा इसमें दोस्तों बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस जिसको द्विफोकस लेंस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है आपका प्रेस बायोपिया के लिए, जो आमतौर पे बढ़ती उम्र के साथ वाले लोगों में होता है, और इसमें व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की चीज़ें ही नहीं दिखती है। तो इसमें आप देखोगे कि ऊपर में आपका उत्तल लेंस लगाते हैं, जिसका ऊपर में ऐसे इस ढंग से होता है, और नीचे का हिस्सा जो है वो आपका इस ढंग से उभरा हुआ होता है। यानी नीचे में उत्तल लेंस होता है और ऊपर में अवतल लेंस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विफोकस लेंस। तो दूर की वस्तु देखने के लिए चश्मे को थोड़ा देखते हो किसी व्यक्ति को कि दूर की चीज़ें देखता होता है, तो इस ढंग से आँख को थोड़ा टेढ़ा करता है और फिर वो देखता है। तो इसलिए क्योंकि उसको ऊपर वाला जो लेंस होता है वो दूर के लिए होता है, इसमें ऊपर का फोकस जो है, और नीचे का फोकस जो है आपका ये नज़दीक की चीज़ों के लिए होता है, इसलिए याद रखिएगा बाइफोकल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका 5 लाख के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल ये रहा। यूनेस्को जो आपका साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व विरासत संगठन है आपका, तो उसको बोलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कभी कभी आपसे ये चीज़ें भी एसएससी जैसे एग्जामों में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, आपके अगर हाई कोर्ट के जो सिविल कोर्ट के जो पेपर हैं, इस तरह के एग्जाम्स में आपके ये मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछली बार हमने आपसे पूछा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इस बार आपको बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आपके ऑप्शन है पेरिस जो कि फ्रांस में है, सैन फ्रांसिस्को जो कि आपके अमेरिका में देखने को मिलेगा, गुड़गांव जो कि भारत में है, और लंदन जो कि इंग्लैंड में है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका जितने भी धरोहर स्थल हैं, चाहे नालंदा खंडर हो, बोध गया मंदिर हो, ताजमहल हो, इन सबको ये एक विश्व पटल पे लाने का काम करता है। इनको ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करता है। तो आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और इसका सही जवाब है दोस्तों आपका पेरिस, फ्रांस। पेरिस में देखने को मिल जाएगा। पेरिस जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेरिस में ही आपको ये देखने को मिलेगा यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये है आपका संभवतः सेकंड लास्ट सवाल। आपके एग्जाम में युद्ध अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम लोगों ने 2 युद्ध अभ्यास कर चुका है, बरून कर चुका है, साथ ही साथ हम लोगों ने सी ड्रैगन कर चुका है। इस बार आपको बताना है कि संप्रीति 9, संप्रीति 9, ये आपका एक युद्ध अभ्यास हुआ है, और ये मिलिट्री का है, यानी थल सेना का है, आर्मी का है। तो आपको बताना कि संप्रीति 9 जो है, संप्रीति का जो 9वां संस्करण है, यानी 8 बार पहले हो चुका है। तो संप्रीति एक्सरसाइज जो है, ये आपका कि भारत और किस देश के साथ है? संप्रीति, प्रीति का मतलब समझते हैं प्रेम, दोस्ती, तो साथ वाली दोस्ती। संप्रीति 9, संप्रीति अभ्यास का 9वां सीजन हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो युद्ध अभ्यास है, जो समय समय पे होते रहता है, तो संप्रीति 9 भारत और किस देश के साथ हुआ? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, यूएसए यानी अमेरिका, जापान और बांग्लादेश। जल्दी से आप इसका जवाब देंगे। संप्रीति एक्सरसाइज श्रीलंका, यूएसए, जापान और बांग्लादेश में किस देश के साथ संपन्न हुआ है? संप्रीति 9। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे, और मैं समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों।
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम पर्पज से, स्पेशली अगर आप एसएससी, रेलवे इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, इसका सही जवाब होगा आपका हमारा मित्र देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम लोग ये संप्रति 9 एक्सरसाइज को करते हैं और ये उसका 9वां संस्करण है, जो आमतौर पे एक बारी बारी से होता है। एक बार ये भारत में होगा, एक बार ये आपका बांग्लादेश में होता है। तो याद रखिएगा संप्रति 9, तो संप्रति एक्सरसाइज आपका बांग्लादेश के साथ। और आज का आखिरी सवाल, पिछली बार हमने पूछा था आपसे COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, और उसी में हमने हिंट में आपको बताया था अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अर्थ समिट, इसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, और इसमें इसी सम्मेलन में पहली बार जो है पूरी दुनिया ने ये फैसला किया कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करेंगे। पहले भी इससे मीटिंग तो हुई थी, लेकिन उसमें लोगों ने मतलब वो दृढ़ निश्चय नहीं लिया था इससे पहले वाली मीटिंग में। तो पहली बार 1996 में जब ये मीटिंग होता है, 1996 में, तो उस समय आपका अर्थ समिट में पहली बार लोग ये अपने आप से या आपस में ये प्रॉमिस करते हैं कि पृथ्वी या और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, बिल्कुल मिलजुल करके। तो आपको बताना है अर्थ समिट आपका कहाँ हुआ था। शर्मत अल शेख इजिप्ट, दुबई यूएई, पेरिस फ्रांस, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। अगर आपने कल का क्विज किया होगा तो एक ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर अभी हुआ है COP28। अगर आपने कल का डिस्कशन अच्छे से सुना होगा तो फिर आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैं इतना जो बोल बच्चन करता हूँ तो मैं सारे ऑप्शन को मैंने वहाँ पर आपका डिटेलिंग कर दिया था। तो अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। पहली बार इस सम्मेलन के माध्यम से पृथ्वी को बचाने के लिए पूरी दुनिया के जो देश हैं वो एकजुट हुए और उन्होंने निश्चय किया कि तरह तरह के हम प्रयास करेंगे पृथ्वी को आपके प्रदूषण लेवल कम करने के लिए, साथ ही साथ तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। मैं समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इसको कभी कभी आप देखोगे तो पृथ्वी सम्मेलन ना लिख करके आपका रियो सम्मेलन या रियो समिट भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, रियो समिट या पृथ्वी सम्मेलन जो आपका ब्राज़ील में हुआ था, और इसी सम्मेलन के माध्यम से पूरी दुनिया ने पर्यावरण के प्रति अपना ध्यान जो है एकाग्रचित किया और अपने प्रयास लगातार जारी किए। तो ये रहा आज के बेहतरीन आपका 15 सवालों की श्रृंखला। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी श्रृंखला बनी रहे तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव, जवाब और अपने प्रश्न जरूर दें। साथ ही साथ आपको इस सेशन कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया उस पर भी दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और समय लगता है दोस्तों इसको बनाने में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो सेशन समाप्त हुआ आपका। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी आप अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, देश के प्रति प्रेम की भावना बनाए रखें और अपने आप को ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।